मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से किसानों को मेहनत का पूरा दाम मिल रहा है। सब्सिडी और बीज पर बढ़ी सहायता अब सीधे किसानों को मिल रही है। भावांतर भरपाई योजना एवं बागवानी ने खोल दिए आय के नए रास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी नीतियां बनाई हैं जिनसे किसानों की आय लगातार बढ़े। ये हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चल रही है कि हमारा किसान सशक्त हो, मजबूत हो, और उसको लेकर के हमारी नीतियां लगातार उनकी आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है। अब गांव की खुशहाली खेतों से झलकती है और किसान क्रेडिट कार्ड की ऋण सीमा 5 लाख कर दी गई, ताकि खेती आसान बने और किसान अपने सपनों को पूरा कर सके। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व में किसान उत्थान के नए अध्याय लिखे गए हैं। जब अन्नदाता मुस्कुराएगा, तभी हरियाणा चमकेगा। कि हरियाणा विधानसभा का आगामी बजट सत्र 20 फरवरी से आरंभ हो रहा है। यह सत्र प्रदेश के विकास में, दिशा में, जन कल्याण की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को ये सशक्त आधार प्रदान करेगा। साथियों, हमारी सरकार ने कार्यभार संभालते ही अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने जो बातें रखी थी, वो बातें हमारे लिए बातें नहीं थी। मैंने कहा भी था प्रेस के अंदर, संकल्प पत्र हमारे लिए एक गीता के समान है। हम उसको भगवान की तरह पूजते हैं। ये मैंने आप लोगों को, जब हमने संकल्प पत्र की, हमारी कोर कमेटी थी विधानसभा चुनाव से पहले जब घोषणा हुई थी, तब कहा था हमारा उद्देश्य सुशासन, पारदर्शिता तथा जनहित के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का वो स्पष्ट दस्तावेज है। हमारा ये संकल्प पत्र। मित्रों, पूरा देश जानता है कि भाजपा सरकारों में कथनी और करनी में कोई अंतर दिखाई नहीं देता, कोई फर्क दिखाई नहीं देता। ये पूरा देश जानता है। देश का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर बढ़ रहा है। हमारी सरकार ने भी अपने संकल्पों को जमीन पर उतारने के लिए गति से हम कार्य कर रहे हैं। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबको कि 19 सितंबर 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में 217 संकल्पों के साथ उसको जारी किया था। मुझे खुशी है बताते हुए आप सबके बीच में कि हमने
60 ऐसे संकल्प हैं जिनको पूरा किया है। 120 संकल्पों के ऊपर गति से काम चल रहा है। मित्रों, समय के अभाव के चलते मैं कुछ संकल्पों का जिक्र आपके बीच में करना चाहूंगा, जो महत्वपूर्ण संकल्प हैं, जिनके ऊपर लोग सोचते हैं कि उनको सरकार बनते ही तुरंत पूरे हो जाएं, क्योंकि लोगों की मंशा ये होती है। परंतु राजनीतिक दलों की मंशा होती है कि 5 साल का मैंडेट है, अगले बार फिर लेनी वोट, इसको तो लास्ट में पूरा करेंगे। ये इस प्रकार की सोच होती है, और ये सोच कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन दलों की, इसी सोच पर वो काम करते हैं। और कई बार तो वो, क्योंकि उनका तो घोषणा पत्र होता है, घोषणा पत्र में घोषणा करते हैं, भूल जाते हैं, पता नहीं लगता। भूलना उनकी मजबूरी भी होती है, क्योंकि घोषणा ऐसी कर देते हैं, उनको लगता है कि पूरी नहीं हुई, डस्टबिन में डाल दिया, ऐसी स्थिति रहती है। परंतु मैं कुछ संकल्पों का, महत्वपूर्ण कुछ संकल्पों का आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, क्योंकि प्रदेश की जनता, मैंने जो कहा था कि हमारा संकल्प, ये संकल्प नहीं है, इसे हम भगवान की तरह पूजते हैं। पूरा करना यह हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है, और उसको लेकर के मात्र 1 साल के अंदर अपने संकल्प पत्र के हमने 60 संकल्पों को पूरा किया है। 120 संकल्पों पे गति से काम चल रहा है। मैं बताना चाहूंगा, 18 अक्टूबर 2024 हमने, जब 17 अक्टूबर 2024 को नए मंत्रिमंडल का गठन किया, गठन करने के साथ ही हमने एक बात कही थी कि हम ज्वाइन बाद में करेंगे, पहले हमारे युवा साथी ज्वाइन करेंगे। अपने संकल्प में कहा था 25,000 युवाओं को हरियाणा के इतिहास में पहली बार एक समय में ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, उनको ज्वाइन कराया गया। ये हमारी सरकार की वो प्रतिबद्धता है। और उसी प्रकार फिर अगले दिन 17 तारीख को के बाद 18 तारीख 2024 को हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हमारे हरियाणा प्रदेश के जितने सरकारी हॉस्पिटल, जितने मेडिकल कॉलेज, उन सब में किडनी के जो पेशेंट हैं उनका डायलिसिस मुफ्त होगा। 18 तारीख को पहली साइन जो फाइल पे हुए हैं, हरियाणा प्रदेश के जन को इसका बड़ा लाभ मिला है, हमने उसको पूरा किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीटी की परीक्षा पारदर्शिता के आधार पर कराएंगे। पहली बार है हरियाणा प्रदेश के युवाओं को यह लगने लगा कि गजब का काम इस सरकार ने किया। पहली बार आप सबके माध्यम से भी उसकी रिपोर्ट आई है। हर बच्चे ने इस बात को सराहा है, हर बच्चे के मां बाप ने उसकी प्रशंसा की है, क्योंकि वो तो पहले ये सोचते थे कि भाई बच्चे को अपनी कार के अंदर ले जाएं टेस्ट दिलवाने के लिए, परंतु जब उनकी प्रतिक्रिया आई कि हमें मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी व्यवस्था इसकी होगी, घर से बच्चे को लेकर के सेंटर और सेंटर से घर तक पहुंचाने की पहली बार सीटी की जो परीक्षा हुई है, 13 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा का जो सफल आयोजन हुआ है,
ये हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था, उसको पूरा किया है। इसी प्रकार हमने हरियाणा प्रदेश के किसानों से यह कहा था कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। ये बड़े संकल्प थे और मुझे खुशी है कि हमने उस संकल्प को पूरा किया है। आज हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बना है जहां पर किसान की 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं। यह पहला राज्य बना है। हमने उस संकल्प को पूरा किया है और इसी प्रकार हमने अपने संकल्प में कहा था कि हमारी वो माताएं बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की रसोई में हम 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उनको मिलेगा, ऊपर का पैसा वो हरियाणा सरकार उनके खाते में पहुंचाने का काम करेगी। उसको पूरा किया है। ये बड़े वायदे थे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। ये छोटे वायदे नहीं है, जो महत्वपूर्ण जिनका इंतजार करते हैं लोग, ये पूरा करेंगे। इन्होंने कहा है, ये वो वायदे थे। हमने 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 109वीं जयंती, उस अवसर के ऊपर हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप का आयोजन किया। आप सब जानते भी हैं कि हमने पहले ही बजट में, जब मैंने पहला बजट 3.0 सरकार का और मेरी सरकार का, ये दूसरे टर्म की सरकार का पहला बजट जब मैंने बतौर वित्त मंत्री प्रस्तुत किया, तो मैंने सबसे पहले बहनों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उस बजट में किया और 25 सितंबर 2025 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर हमने ऐप को लॉन्च किया, रजिस्ट्रेशन किया और आज बहनों को हम उनको लाडो लक्ष्मी दे रहे हैं। 4 किस्तें चली गई हैं। 2100 रुपया बहनों तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि जो महत्वपूर्ण वायदे होते हैं, चुनाव जीतने के लिए घोषणाएं बड़ी बड़ी हो जाती हैं, फिर उनको पूरा नहीं कर सकते, लोग देखते रहते हैं, लास्ट में फिर ये सोच लेते हैं कि इनका तो यही काम है, इनको तो लियाने के नहीं, हम भेज दो, इनको वापिस कर दो। फिर ये राजनीतिक दल सोचते रहते थे कि 5 साल मैं कर लूंगा, 5 साल वो कर लेगा, भी 5 साल बाद तो नंबर आ ही जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो स्पष्ट नीति है, गरीब व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उसके घर तक पहुंच रहा है। यह उसका परिणाम है कि नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आ रही हैं। मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीयत, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, देश का नेतृत्व, नीति भी मजबूत है, नीयत में भी मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं है। गरीब व्यक्ति को सशक्त किया जाए, वही कारण है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। कांग्रेस के समय में तो अमीर व्यक्ति भी गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, नीति गलत थी, ऐसी स्थिति थी कांग्रेस की। परंतु कुछ लोग मजबूत हो जाते थे। देश जानता है, देश को मालूम है कैसे मजबूत हो जाते थे। आपके सामने यहां 1 एकड़ कोई 500 का खरीद लिया, 20 करोड़ का बेच दिया,
हो जाते थे। किसान की दफा 4 लगाई दी, दफा 6 लगाई दी, जमीन के ऊपर किसान घूमता रहता था, किसान रोता रहता था, परंतु सुनता नहीं था कोई भी। फिर बड़े बड़े बिल्डर आते आते थे। ये इस प्रकार का सिस्टम था। परंतु मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने ट्रांसपेरेंसी तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। उसके परिणाम लोग दे रहे हैं, जनता दे रही है। जनता नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी की नीति से, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्यार करती है, नीतियों से भी प्यार करती है और नीति से भी प्यार करती है, नेतृत्व से भी प्यार करती है। यही कारण है कि देश के लोग नॉन स्टॉप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। साथियों, मैं ये बताना चाहूंगा कि 17 मार्च 2025 को विधानसभा में बतौर वित्त मंत्री मैंने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया था। वह बजट सरकार का नहीं अपितु जनता का वो बजट था। मैं इसकी जिक्र भी करता रहता हूं। मैंने कई बार जिक्र किया है कि पहले तो लोग सोचते थे सरकार का बजट आ गया, फिर सोचते थे कि ये तो चुनावी बजट आ गया, इसमें रेवड़ियां होंगी, परंतु रेवड़ियां भी नहीं मिलती थी। इस प्रकार के बजट पूर्व में सरकारें वो करती थी, कोई जनाधार नहीं होता था। मैं बताना चाहूंगा सारा का सारा। परंतु हमने जो बजट, ये पहला बजट जो प्रस्तुत किया, जिसमें जनता के सुझावों से ही हमने उसको आकार दिया। जनता के सुझाव लिए, महत्वपूर्ण सुझाव आए, उन सुझावों के आधार पर बजट बना और उसमें हमने विभिन्न स्टेक होल्डर्स, उनसे सुझाव लिए। उनमें महिला वर्ग से हमने सुझाव लिया, हमने उद्योग जगत के लोगों से ही सुझाव लिए, हमने किसान वर्ग से सुझाव लिए, हमने युवा क्षेत्र के अंदर भी युवाओं से सुझाव लिए। अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने जाकर के उनके बीच में सुझाव लिए और उसमें हमने 2000 जो पहला बजट मैंने प्रस्तुत किया था, 11 बैठकें की गई, 11 बैठकें उसमें की गई और 11 बैठकों में मेरे सामने 1592 सुझाव महत्वपूर्ण लोगों को मिले। ये पिछले बजट की मैं बात कर रहा हूं। मैंने उनमें से 706 सुझावों को, जो हमें 1592 सुझाव मिले थे, उनको देखा, चेक किया। जो महत्वपूर्ण सुझाव थे उनमें से 706 सुझावों को हमने बजट में शामिल किया है और 2025-26 के इस बजट में जब शामिल किया तो लोगों को लगा कि ये बजट तो हमारा है, ये बजट जनता का है, ये सरकार का बजट नहीं है। महसूस हुआ उनको। और साथियों, 25-26 का जो बजट है, उस बजट के अंदर उन सुझावों के आधार के ऊपर जो सुझाव हमें मिले, मैंने बजट के अंदर 248 घोषणाएं की उन सुझावों के आधार पर जो जनता ने सुझाव दिए। 248 घोषणाएं मैंने बजट में की। मुझे यह भी बताते हुए खुशी का हो रही है कि इनमें से 77 बजट घोषणाएं हमने अक्षरशः पूरी कर दी हैं। 77 घोषणाएं हमने पूरी कर दी हैं। 165 घोषणाओं पर कार्य अंतिम चरण में है, गति से काम हो रहा है, लगभग पूरी होने वाली है। इन्हें भी जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। और साथियों, वर्ष 2026-27 के लिए
बजट बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, जारी है। पूर्व बजट परामर्श की परंपरा को निभाते हुए मैंने विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ अब तक 13 बैठकें की हैं। इनमें से मुझे कुल 2199 सुझाव प्राप्त हुए। जो 13 बैठकें की, 2199 सुझाव प्राप्त हुए। इस बार हमने टेक्निक आ रही है, नई से नई टेक्निक आ रही है। हमने एआई बेस्ड चैट बॉट का नया प्रयोग किया और उसका प्रयोग करते हुए इसके माध्यम से हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव मांगे और प्रदेश के लोगों ने इस एआई चैट बॉट के माध्यम से लगभग 12,400 सुझाव हमें मिले हैं। 12,400 प्राप्त हुए हैं। अभी भी मुझे पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से लोगों से अनेक सुझाव मिल रहे हैं। इन सभी पर मंथन जारी है। जो भी सुझाव आता है उसको देखते हैं, चेक करते हैं। मैं आशा करता हूं कि इस बार कम से कम 4-5 हजार सुझावों को आगामी बजट 2026-27 में सम्मिलित किए जाएंगे, ऐसा मुझे अनुमान है, क्योंकि ये जनता के द्वारा दिए गए सुझाव हैं। मित्रों, मेरा हरियाणा की जनता से यह वायदा है कि आगामी बजट 2026-27 न केवल हरियाणा की लोगों की भावनाओं और जन आकांक्षाओं पर ये भली भांति पूरा करेगा, मुझे ऐसा विश्वास है। साथियों, ये बल्कि उनके परिवारों, गांव, शहरों, जिलों और समूचे हरियाणा के विकसित भविष्य के लिए ये एक मजबूत नींव का काम भी करेगा। इतने सारे सुझावों को शामिल करने से उन्हें यह साफ दिखेगा कि यह बजट मैंने सरकारी दफ्तर में बैठकर नहीं, बल्कि उन्होंने स्वयं हरियाणा के लोगों ने इसको गढ़ा है, बनाया है। उनको ऐसा महसूस होगा क्योंकि उन्होंने सुझाव दिए हैं। हरियाणा के लोगों के सुझाव इसके अंदर हैं। साथियों, बजट 2026-27 और उनके प्रावधानों को तो मैं 2 मार्च को ही विधानसभा में रखूंगा, क्योंकि जो उन्होंने सुझाव दिए हैं अभी उसके ऊपर काम चल रहा है। परंतु हरियाणा की अर्थव्यवस्था और राजकोष की स्थिति के बारे में आप सभी को मैं बताना चाहूंगा। साथियों, 29 जनवरी 2026 को योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 2025-26 के अग्रिम अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 13,67,769 करोड़ रुपए रही है, जबकि गत वर्ष के इन्हीं आंकड़ों के अनुसार वर्ष 24-25 में यह 12,13,951 करोड़ रुपए थी। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 के मुकाबले राज्य की जीडीपी ये 12.67% की दर से बढ़ी है। साथियों, राज्य की
जीडीपी को उनकी जनसंख्या में अगर विभाजित करके प्राप्त होने वाले आंकड़े को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है, तो 29 जनवरी 2026 को जो योजना विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये 3,58,171 रुपए रही, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 2,19,575 रुपए है। साथियों, मुझे यह बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। 5 राज्यों में। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले 10 वर्षों में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। अगर हम 2014-15 की देखें, 2014-15 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 1,47,382 रुपए थी। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 2.5 गुना की वृद्धि हुई है, लगभग 2.5 गुना की। साथियों, 2024-25 में राज्य सरकार के सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,75,801 करोड़ रुपए था। सभी विभागों का खर्चा 24-25 में। जबकि अगर हम देखें, क्योंकि इस प्रकार का दुष्प्रचार किया जाए, कहा खर्च ही नहीं हो रहा, कहा कोई काम ही नहीं हो रहा। भाई ठीक तरीके से देखिए, नजरिया देखने का होता है। उसी सड़क के ऊपर जा रहे, आधे घंटे में पहुंच रहे, फिर कह रहे कहा काम नहीं हो रहा, काम दिखाई नहीं दे रहा। फिर कैसे दिखाएगा? नजर तो है नहीं है देखने की। नजर भी तो देखने के लिए चाहिए, वो नजर है नहीं है देखने की, बस झूठ बोलना है। 2014-15 में यह केवल 61,904 करोड़ रुपए था। 14-15 में अगर बात करें इनके समय में, ये 61,904 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष में 16 फरवरी 2026 तक सभी विभागों का वास्तविक खर्चा 1,59,747 करोड़ रुपए है। 1,59,747 करोड़ रुपए है। मुझे आशा है कि ये खर्चा 31 मार्च 2026 को यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए के हो जाएगा। 2 लाख करोड़ पे, क्योंकि काम चल रहे हैं अभी, और लास्ट में कई ऐसे टेंडर होते हैं, वो सब काम चल रहे हैं। 2 लाख करोड़ रुपए ये हो जाएगा। 17 मार्च 2025 को, जो कि मेरे द्वारा प्रस्तावित बजट 2,05,017 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट का लगभग 98% ये खर्च हो जाएगा। 98% का खर्चा ये होगा। ऐसा प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि 98% बजट जो हमने प्रस्तुत किया, उसका 98% खर्चा हो गया। जो विपक्ष बार बार बोलता रहता है, कहा कोई खर्चा नहीं होया जी, ये बात बोलता है। सरकार
कि सरकार अर्थव्यवस्था पर खर्च नहीं कर पा रही है, इस प्रकार की बातें करता है, गुमराह वाले बयान करता है कि अफवाह फैला दो, कुछ भी अफवाह फैला दो, आप बुजुर्गों की फैला दी थी। अब देखिए जिम्मेवारी तो बढ़ती है ना, अगर कोई चीज है उसको वेरीफाई करना सरकार का दायित्व है। ऐसा नहीं है कि सरकार का कोई दायित्व नहीं, सरकार का दायित्व है अगर कोई कहीं दिक्कत आती है उसको वेरीफाई करना। अफवाह डाल दी, उसका श्रेय लेने की बात कर दी। साथियों, मुझे खुशी है कि ये वास्तविक खर्च उनके समय में जो खर्च होता था उससे लगभग 3 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा उनके समय से। जो कहते हैं कि हमारे समय के अंदर ये था वो था, लोग देखते रहते थे उनके समय में। किसी फिरनी की घोषणा कर दी, 5 साल तक पैसा नहीं पहुंचा था, गांव वाले घूमते रहते थे, भी वही फिरनी के पैसे आवांगे, हमारी पक्की फिरनी बनेगी। परंतु 5 साल के बाद निराशा हाथ लगती थी, कोई पैसा नहीं पहुंचता था। खाली फिर कहते थे भाई अगली बार हम इसको पक्का करवा देंगे, फिर वोट ले लेते। साथियों, लगभग 11 विभागों में, जिनमें पुलिस, परिवहन, राजस्व, हेल्थ, एजुकेशन और अनुसंधान ये शामिल हैं, 2025-26 के लिए कुल व्यय 80% से ज्यादा इनमें हमने कर चुके हैं। 80% से ज्यादा हम इनमें कर चुके हैं। लगभग 21 विभागों का अब तक का व्यय 2025-26 में 70% से ज्यादा हो गया है, चल रहा है। मैंने कहा है कि 98% तक ये जो फाइनेंशियल ईयर है 98% तक खर्च होगा, इतिहास में पहली बार है। और साथियों, कोई भी सरकार अपने राजकोषीय का कितना, राजकोष का कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, यह जानने के लिए राजकोषीय घाटा सबसे उत्तम तरीका होता है कि उसका प्रबंधन क्या है। आपके सामने इसके ऊपर भी बड़ी टिप्पणियां विपक्ष कर रहा है। कहा जी इनका प्रबंधन ही नहीं ठीक है। कहा जिनके समय के अंदर राजकोषीय घाटे की स्थिति लचर पचर थी, वो बाहर बैठ कर सुझाव दे रहे। कहा कोई प्रबंधन ठीक नहीं है। कहा भाई तुम अपने समय में तो देख लो क्या प्रबंधन था। मैं बताना चाहूंगा, वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन जीडीपी का 2.83% रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.88% था। 2.88% था। हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि एफआरबीएम एक्ट के अनुसार उस समय भी राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3% थी कि 3% से ऊपर आप राजकोषीय घाटा नहीं कर सकते। और आज भी 3% है। इनके समय में भी 3% थी, आज भी वही है कि वो बड़ी नहीं है, आज भी 3% ही है। राजकोषीय घाटा उस समय 0.05% अधिक था। इनके समय में 0.05% अधिक था। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह पहला परिचायक है। मित्रों, 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा को केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वो 1.0
093% से बढ़ करके 1.361 हो गई है। 1.361% हो गई है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि को, यह वृद्धि अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी वृद्धि है, अब तक के इतिहास में। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर, और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी पिछले दिनों आए थे, आप बुलाए थे, आप लोग आए थे उसके अंदर, उनको मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी व हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूं। और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि 12वें वित्त आयोग जो ये कह रहे हैं ना कि आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है, ये उनके प्रबंधन की बात कर रहा हूं मैं। उनके समय के अंदर क्या स्थिति थी आर्थिक प्रबंधन की। 12वें वित्त आयोग 2005 से 10 में यह हिस्सा 1.075% था। ये 12वें वित्त आयोग में 1.075% था, जो 13वें वित्त आयोग 2010 से 15 में कम होकर के 2010 से 15 में ये और कम हो गया, कम होकर के 1.048। ये जो 12वां वित्त आयोग था उसके अंदर तो था 1.075 और 13वें वित्त आयोग में 1.048 और कम हो गया, माइनस में चला गया। ये इनका वित्त प्रबंधन था। ये जो बात कर रहे हैं ना, कहा वित्त प्रबंधन ठीक नहीं है, वित्त प्रबंधन ठीक नहीं, ये इनका वित्त प्रबंधन था। ये 1.048% रह गया। 16वें वित्त आयोग में 2026-31 में यह हिस्सेदारी बढ़ करके 1.361% हो गया, जो प्रदेश के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। यह आर्थिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उसको पर उंगलियां उठा रहे हैं। ये आंकड़ा इनके सामने है। साथियों, 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में हरियाणा राज्य 20वें स्थान पर यह था। 13वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी थी हरियाणा की, वो 20वें स्थान पर था। 14वें वित्त आयोग में यह 17वें स्थान पर था। 15वें वित्त आयोग में यह 21वें स्थान पे था। यह प्रबंधन की बात कर रहे हैं, आपके सामने है कि आर्थिक प्रबंधन किसका ठीक था, किसका नहीं ठीक था। और 16वें वित्त आयोग में आज ये देश के अंदर पहले स्थान पर है। देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। ये वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, कितना हमारा प्रबंधन सही है। साथियों, केंद्रीय करों में हरियाणा की है बढ़ती हुई हिस्सेदारी हमारी सरकार की ये मजबूत वित्तीय विश्वसनीयता और प्रभावी नीति का ये प्रमाण है, जो केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। अब मैं विपक्ष के साथियों से
ये कहना चाहूंगा कि आप ही बताएं, अगर शासन और नियत सही ना होती तो हरियाणा को यह जो भरोसा बढ़ा है हरियाणा के ऊपर, संसाधन हमें कैसे मिलते अगर ये भरोसा ना बढ़ता। भरोसा बढ़ा है, हमने करके दिखाया है, वित्तीय प्रबंधन हुआ है, तभी हम देश में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए हैं। और ये कह रहे आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बस ये देख देते तो नहीं है क्या स्थिति है, बस बोल दे यहाँ बैठ का, ये जब मैं सामने आ जा फिर अपना बात ही करनी हो। आप भी नहीं पूछते उनसे कुछ भी, भाई ये ऐसे कर का विषय है, पूछना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों के, आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ गैर वित्तीय आंकड़ों पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आज सरकार पर जनता का भरोसा केवल बड़ा नहीं है केवल, अपितु इसे एक नई पहचान भी मिली है, एक अलग पहचान भी मिली है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के निरंतर मौके मिल रहे हैं। साथियों, विपक्ष बार बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है। कहा बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैलगी, का रोजगार नहीं मिल रहा, आपके सामने है। आप वो इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है, बोलता रहता है। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि मई 2025 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, नीति आयोग के जो वर्किंग पेपर की रिपोर्ट, उसके अनुसार मई 2025 में 2004 से 5 में हरियाणा में लगभग 90,61,000 लोग सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत थे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 90,61,000 हमारे युवा कार्यरत थे, लोग काम कर रहे थे। जबकि वर्ष 2014-15 में हरियाणा में यह आंकड़ा घटकर, इन्हीं की सरकार थी, इनकी सरकार में आंकड़ा घटकर के बेरोजगारी का यह 86,93,000 हो गया, कम हो गया। मुझे यह खुशी भी है बताते हुए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 1,10,00,000 लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। 1,10,00,000 लोग, ये 23-24 की रिपोर्ट के अनुसार। इसी प्रकार जहां वर्ष 2014-15 में 2004 से 14 के बीच 2004 से 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इनके कार्यकाल में रोजगार गंवाना पड़ा 3,68,000 लोगों को। ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये जो बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। 27 लाख लोगों को। मित्रों, शिक्षा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, वर्ष 2004 से 14 की अवधि में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो लगभग 27% था, जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया।
2015 से 25 की अवधि के दौरान ये 34% हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ष 2005 से 2014 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे, जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के बीच ये 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए गए। मित्रों, शिक्षा स्तर में ये लगातार कमी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आंकड़े ये शिक्षा स्तर में हुई वृद्धि नहीं दर्शा रहे? अगर आप लोग देखेंगे कि एक मिशन मोड में काम किया गया कि हमारी बेटियों को हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय मिलना चाहिए, मिल गया ना, हर 20 किलोमीटर के ऊपर ये दिया है। सरकार की ये नीति, सरकार की नियत गति से काम कर रही है, ये उसको दर्शाते हैं। साथियों, वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना राजस्व, राज्य का जो अपना राजस्व है वो 2013-14 में 25,567 करोड़ रुपए था। ये 13-14 में 25,567 करोड़ रुपए था, जबकि 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़ करके ये 70,943 करोड़ रुपए हो गया। 70,943 करोड़ रुपए। साथियों, वर्ष 13-14 में की तुलना में अगर वर्ष 2024-25 में लगभग अगर उसका अंतर हम देखें 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है अगर इसका अंतर हम देखें। मित्रों, आरबीआई के डेटा, एनएसएसओ के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग, 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग ये 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 17वें स्थान पर थी 2004-05 में। यह वर्ष 2023-24 में हमने इसके ऊपर गति से काम किया है, इसको सुधार करके 8वें स्थान पर ये आ गई है। कहां 17? ये कह रहे हैं ना, ये इनके प्रबंधन की बात थी, इनकी व्यवस्था की बात थी, हमारी व्यवस्था की भी ये बात है। और इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधर कर ये 15वें स्थान पर आ गई है। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है, हम सब देख रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, कहा जी इंडस्ट्री बाजगी, कहा इंडस्ट्री बंद होगी। भाई कई बार परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति है, अगर किसी को दुर्घटना होगी तो दिक्कत आ जाती है। एक व्यक्ति करने वाला है, दिक्कत आ जाती है। अरे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कहा जी इंडस्ट्री तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा है। और मैं ये कहना भी चाहूंगा
कि देखिए विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसको पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया है देश के लोगों को कि इनकी दुकान के अंदर कुछ नहीं है, झूठ का सामान है। जब कह देना भी ये चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे ये तो। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है। आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। ये तो चर्चा कर रहे हैं लोग, परंतु ये करे कहा इंडस्ट्री नहीं आई है, ये अभी भी उसने मान रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रुपए था। 11.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जिससे राज्य देश में चौथे नंबर पर है। देश में चौथे नंबर पर। साथियों, यह दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत हुआ है, और ये उल्टा कह रहे हैं। साथियों, हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 15,549 लाख रुपए रहा है। 13,549 लाख रुपए रहा है, जो देश के औसत से करीब 2 गुना है। और इसी तरह हर कर्मचारी से होने वाला उत्पादन 93 लाख रुपए रहा है। 93 लाख रुपए रहा है, जबकि देश का औसतन 78.2 लाख रुपए है, अगर देश की हम पूरे बात करें। साथियों, इसका मतलब साफ है कि हरियाणा में श्रमिक ज्यादा कुशल हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। साथियों, जो पैसा उद्योगों में लगाया जा रहा है, उससे ज्यादा आर्थिक फायदा निकल रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। देश के कुल औद्योगिक मूल्य में हरियाणा की हिस्सेदारी 6.2% है। 6.2% है। इससे साफ होता है कि राज्य का औद्योगिक विकास मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में भी मजबूत हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की है। उन्होंने देश के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आग्रह किया है। अभी जो मदर डील हुई है, या अमेरिका ने टैरिफ कम किए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ कम किए हैं, उधर यूरोप के साथ समझौता हुआ है। उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट से यह आग्रह किया कि हमारा माल अगर विश्व की मार्केट में जाए तो भारत के माल के ऊपर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा ऐसा माल जाए, ऐसा ना जाए कि भाई ये तो चाइनीज है, पता नहीं कब खराब हो जाए। विश्वसनीयता खराब नहीं होनी चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमें अवसर मिला है ये आगे बढ़ने का, और हम गति से इसमें आगे बढ़े। मित्रों, सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए हमने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद उसका गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह पहला जो मैत्री परिषद है, जो किसी राज्य में
नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया, ये पहला हरियाणा के अंदर बना है, ताकि उद्योगों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मिलकर के उनकी विश्वसनीयता और उनकी मुहर वो मजबूत लगे, दोनों का विश्वास अविश्वास ना हो, विश्वास बढ़े, उसको लेकर के हमने उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद इसका गठन किया है। साथियों, इस परिषद का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ ही यह परिषद बजट में घोषित नीतिगत निर्णयों की भी समीक्षा करेगी। मित्रों, इसकी नियमित बैठकें हर एक तिमाही भी होती रहेंगी। यह परिषद कामगारों की उत्पादकता, औद्योगिकरण, विकसित हरियाणा के विषय में भी यह काम करेगी। हरियाणा में वर्ष 2015 में साथ के बाद एमएसएमई ने तेज रफ्तार पकड़ी है। मैं इसके ऊपर भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार से बोलता है कि रोजगार नहीं है जी, बेरोजगारी फैल गई ज्यादा। मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं। हरियाणा में वर्ष 2015 में 15 के बाद एमएसएमई सेक्टर के ने तेज रफ्तार पकड़ी है। आज यह रोजगार और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार ये बना है। साथियों, वर्ष 2004 से 2014 के दौरान एमएसएमई जो गतिविधियां सीमित थी और उस समय करीब 33,000 एमएसएमई इकाइयां दर्ज थी। 33,000, ये 2004 से लेकर के 2014 के दौरान एमएसएमई की जो इकाइयां का रजिस्ट्रेशन था वो 33,000 था। और इसके बाद वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये 20 लाख से अधिक हैं, 20 लाख से अधिक। इनके समय में 2004 से लेकर के 2014 मात्र 33,000 और 2015 से लेकर के 2025 20 लाख से ज्यादा। आप देखिए, एक बहुत बड़ा इसके अंदर अंतर है। 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल के ऊपर। इनमें बड़ी संख्या में छोटे कारोबार औपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मित्रों, रोजगार के मोर्चे पर एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। लोगों को जो रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है एमएसएमई सेक्टर्स की है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर में करीब 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। और इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में ये 10,16,000 से बढ़कर ये 23-24 में 11,91,000 हो गया है। मित्रों, आज देश के एमएसएमई इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का ये मुख्य स्तंभ हैं। ये स्पष्ट इससे साफ ये आंकड़े बताते हैं। साथियों, गत 13 व 14 फरवरी 2026 को मुझे दिल्ली में आयोजित
ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का भी मुझे वहां अवसर मिला है। इस दौरान हमने कई बड़ी वैश्विक कंपनियों से सकारात्मक चर्चा भी हुई है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, एजुकेशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर के गंभीर रुचि देखने को वहां मिली है। लोग इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि हम हरियाणा में अपना कारोबार करना चाहते हैं। लोगों में ये जिज्ञासा वहां दिखी है। साथियों, इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी मेरी मुलाकात वहां हुई है, उन्होंने जिस भारत को विश्व व्यापार में मजबूत और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात ये 19.10 बिलियन $US भी रहा है। साथियों, यह दर्शाता है कि हमारा राज्य निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये इससे पता चलता है। साथियों, अगर हम देखें 2015 से 2024 हरियाणा से कुल 132 बिलियन $US का एक्सपोर्ट हुआ है। इससे पहले 10 वर्षों में 2004 से 2014 तक केवल 61.60 बिलियन $US था। आपके सामने है परिस्थिति क्या है। 2015 से 24 132.13 बिलियन $US और इनके 10 वर्षों में 2004 से 2014 ये 61.60 बिलियन $US। हमारी सरकार गति से प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। साथियों, 8 अक्टूबर 2025 को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हमने इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उसको जोड़ा है। साथियों, उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में इससे सुधार हुआ है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 709 करोड़ रुपए की, जो केंद्र सब्सिडी देता है, 709 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसके लिए समस्त हरियाणा व हरियाणा वासी हमारे किसान भाई बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2014 से 16 में मात्र मृत्यु दर 101 थी। 14 से 16 ये मात्र मृत्यु दर 101 थी, जो वर्ष 2021 से 23 में ये सुधरकर 89 रह गई। कहां 101 थी, कहां 89। हमने इसके अंदर गति से बड़ा सुधार किया है। और इसी प्रकार वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 36 थी। 2014 में शिशु मृत्यु दर ये 36 थी, जो वर्ष 2023 में
कम होकर 26 रह गई है। साथियों, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NFHS के तीसरे संस्करण 2005 से 6 के अनुसार 6 से 59 माह आयु वर्ग के 72.3% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे, जबकि NFHS 5 2019 से 20 के अनुसार यह संख्या घट करके 70.4% रह गई है। कहां 72.3 थी, कहां 70.4 आ गई है। और इसी प्रकार 15 से 49 वर्ष आयु की हमारी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापक और NFHS 3 जो 2005-6 में ये 69.7% थी, जो NFHS 5 2019 से 21 में घटकर ये 56.5% रह गई है। साथियों, हरियाणा की विकास यात्रा केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चाहे फिर प्राइमरी क्षेत्र हो, सेकेंडरी क्षेत्र हो या टर्सरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य सरकार विकास के नए अवसर पैदा कर रही है। साथियों, आगामी बजट में सरकार भविष्य के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ेगी, जहां तक कम होती जमीन, कम होता पानी और घटते हुए संसाधनों और तेजी से बदलती तकनीक को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया जाएगा। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि हरियाणा आज केवल विकास ही नहीं कर रहा, वह 2047 तक विकसित हरियाणा के रोड मैप को तैयार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।